बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद करते हैं आपको रौनक इफ्तार में, जो कि एक ट्रांसमिशन आपके लिए ख़ास तौर पे पेश की गई है डॉन न्यूज़ की जानिब से। रोज़ हमारा साथ होता है 6 से लेकर 8 बजे तक। इसमें मेरी कोशिश होती है कि क्यों ना मैं आपके साथ कुछ अच्छी बातें सीखूँ, थोड़ी बहुत अगर कोई अच्छी बात हेल्थ के हवाले से, रिलीजन के हवाले से खुद सीखूँ तो आपको ज़रूर सिखाऊँ। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। आप कॉल्स करके अगर कोई भी रमज़ान से मुतालिक सवाल करना चाहते हैं, हमारे टॉपिक से मुतालिक सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश होती है हमारी कि हमेशा एक अच्छा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाए। तो क्यों ना आज हम बात करें रोज़े की अहमियत के बारे में। बिल्कुल रोज़ा फ़र्ज़ है और रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है रोज़ेदारों के लिए। जैसे जैसे हम इसकी डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा मोटिवेशन पैदा होती है रोज़े को दिल से, ईमान से, पूरी नीयत से रखने के लिए। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि रोज़े की हालत में जो सबसे एक चीज़ की कमी फ़ील हो रही होती है वो होता है जनाब पानी। तो डिहाइड्रेशन से किस तरह से बचा जाए, यानी कि इफ्तार से लेकर सहरी के दरमियान पानी का इंटेक किस तरह से कितना कितना करना चाहिए कि आप डिहाइड्रेट ना हो आफ्टर दिस होली मंथ ऑफ रमज़ान। इसके बारे में भी करेंगे बात और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बिल्कुल आज तो आपके साथ हम ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें रोज़े की कुछ अहमियत, कुछ खूबसूरत सी बातें रोज़े के हवाले से। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो कोई बुरी बात करे ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा भी करे या गाली गलोच करे तो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ, दोबारा कह दे। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की बू से बेहतर, मुश्क की खुशबू से बेहतर है। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जितने भी टीनेजर्स हैं, हमारे जितने भी जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, उनको अक्सर जो है वो इस बात की शिकायत होती है कि जी मुँह से जो है वो स्मेल आएगी शायद, और इस तरह से जो है वो रोज़ा मैं कैसे रखूँगा, या फिर जो है वो प्यास बहुत ज़्यादा मुझे लगेगी। तो जनाब, जब आपके पास इतनी खूबसूरत सी बातें हों और आपको पता हो इन सारी बातों के बारे में तो ज़रूर रोज़ा रखने की मोटिवेशन बढ़ जाती है। इसी तरह से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने एक दिन अल्लाह ताला की राह में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मसाफत तक दूर कर देगा। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि रोज़ा रखने के कितने सारे फ़वाइद हैं। चाहे आप अपनी माइंड की प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करें, बॉडी की प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करें, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तकवा अडेप्ट करना एक बड़ी मुश्किल चीज़ है और हमें ऐसा लगता है कि रमज़ान के महीने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि हर इंसान की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां वो समेट सके। इसके साथ साथ एक और जगह कहा गया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो उसके लिए सारी ज़िंदगी रोज़ा रखने के बराबर है। तो रमज़ान के रोज़े अल्लाह करे कि आपके पूरी नीयत के साथ, पूरी उम्मीद के साथ और पूरे जो है वो एक जुस्तजू जो होती है ना कि नेकी को हासिल करने की, उसके साथ गुजरे। डिहाइड्रेशन के बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल, और रेसिपीज़ क्या हम बनाएंगे ये आपको बिल्कुल बता देती हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुरू का वीक है तो हम ज़्यादा अफ्तार वाली रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन टिक्का पकौड़े और उसके साथ हम तैयार करेंगे एक ठंडाई आजकल मई, जून, जुलाई में नहीं पी जाएगी तो फिर एक्चुअली कब पी जाएगी। तो मज़ेदार सी एक ठंडाई भी हम बनाएंगे, और जो हम पकौड़े बनाएंगे उसमें मैं एक चेंज करूँगी। आई एम श्योर कि आलू के, बैंगन के, हर चीज़ के पकौड़े जो है वो आप खाते रहते हैं, लेकिन चेंज मैं ये करूँगी कि उसमें मैं और ज़्यादा खस्तगी लेके आऊँगी। कैसे वो आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अभी टाइम है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए, और जब ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में जो इफ्तार की रौनक होती है वो हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से चिकन टिक्का पकौड़े हम बनाएंगे, क्रिस्पी से, क्रंची से, और इसके साथ हम बनाएंगे एक ठंडाई। तो काम करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन टिक्का पकौड़े के लिए यू कैन गेट एनी चिकन टिक्का मसाला, कोई सा भी चिकन टिक्का मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर मैंने रेसिपीज़ में बताया है कि आप खुद से भी चिकन टिक्का मसाला बना सकते हैं, वो आप बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तकरीबन मेरे पास ना
आधा किलो चिकन है और आधा किलो चिकन में मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे भर के दही के। ये चिकन में लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़ायदा ये होगा एक्चुअली कि दूध या दही में जब आप मैरिनेट करके रखते हैं ना चिकन को, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी वो गलेगी, उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन क्वांटिटी को देखकर 1 चाय के चमचे के बराबर। इसके साथ हमारे पास ये जो चिकन टिक्का मसाला है, ये घर का चिकन टिक्का मसाला है, तो ये मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ था। ये हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चमचे यहाँ भर के मैंने शामिल किया है और तकरीबन ये मज़ीद 1 खाने का चमचा मैं इसमें कर दूंगी शामिल। इस वक्त मैंने 3 चीज़ें शामिल की हैं, एक तो दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि अगर आप घर में बनाते हैं तो नमक इज़ ऑप्शनल इस वाले मसाले में ऐड करने के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब भी कोई मसाला बना के आप रखें तो नमक इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देना चाहिए कि वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, यानी उससे जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सही रहती हैं। साथ साथ आपको बता दें, आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, कोई फरमाइश करना चाहें, कोई भी बात शेयर करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर कुछ अमेजिंग सा कुछ नया सा बनवाना चाहें तो श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, यहाँ पर ये हमने मैरिनेशन कर दी है। इसमें मैं चिकन को मैरिनेट तो करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारा मेन काम करूँगी स्टार्ट, और वो है ऑयल को गर्म करना। सो यहाँ पे मैं लेकर आऊँगी डालडा कुकिंग ऑयल, विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ इन अ वे कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। पहले डिफरेंट किस्म के ऑयल्स तो उनके थे ही, कनोला ऑयल था और बहुत सारे ऑयल्स थे, लेकिन अब इन्होंने जो है वो कॉर्न ऑयल भी निकाला है, विच इज़ अमेजिंग एंड यू हैव टू ट्राई दैट। इनके ऑयल्स, इनकी बनास्पति घी is really good for your health। अच्छा, यहाँ पे हम इसको डीप फ्राई करेंगे। कोशिश करें रमज़ान में डीप फ्राइंग के लिए इससे ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसको आप मैक्सिमम एक बार और यूज़ करें खाने वाने में और मेक श्योर कि ये सारा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये ऑयल हमारा होता रहेगा गरम। साथ में हम इस चिकन को अब कर देंगे मैरिनेट। थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, उसकी रीज़न ये है कि लेट मी सी कि अगर इस पे ये मसाला बिल्कुल अच्छा सा स्टे कर रहा है। आलू के, बैंगन के, पालक के, ये सारे पकौड़े तो आप खाते ही रहते हैं, मगर क्यों ना अफ्तार की टेबल पर कुछ डिफरेंट सा हो, चिकन टिक्का पकौड़े। अच्छा, एक टिप है, और वो टिप ये है कि जब आप चिकन को इस तरह से करते हैं ना मैरिनेट, एंड इफ़ यू डोंट हैव टाइम, तो व्हाट आई डू, मैं हमेशा एक काम करती हूँ, और मैं काम ये करती हूँ जब टाइम नहीं होता जिस वक्त, कि कोई सा भी फोक लेके ना या नाइफ़ लेके यू हैव टू मेक श्योर कि इस चिकन को अच्छी तरह से आप काइंड ऑफ हैमर करें, ताकि जल्दी से अंदर तक जो है वो मसाला रच बस जाए, लाइक दिस। तो ये हमारी जो चिकन है ये हो गई है मैरिनेट। इसको अब हम रख देंगे साइड पे, और अब आ जाएंगे एक मज़ेदार से काम की तरफ, एंड दिस इज़ रियली एक्साइटिंग। बेसन का जब आप बैटर घोलते हैं तो आप हमेशा उसको पानी से बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो ये बेसन मैं तकरीबन यूज़ करूंगी 1.5 कप, और इस 1.5 कप बेसन में अगेन चिकन टिक्का मसाला मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन ½ टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत मिर्च मसाले ऐड करेंगे ना बेसन के बैटर में, तो होगा ये कि फिर वो बहुत ब्लैक हो जाएगा एंड यू वुडंट लाइक द कलर। थोड़ा सा नमक मैं इसमें करूँगी शामिल, तकरीबन ½ टीस्पून, एंड डिफरेंट ब्रांड्स का सोडा वाटर मिलता है, ये इम्पोर्टेड है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये सोडा वाटर हम करेंगे यूज़, एंड आई विल मेक श्योर कि इसको मैं बड़े ध्यान से खोलूँ, और जितना ठंडा ये होगा उतना ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी आपका बनेगा बैटर। यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये हमने ऐड कर दिया, एंड यू कैन सी, यू कैन लुक एट द फिज़। हमारी खुशबू का ये सवाल था कि इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। दोबारा आप इसको इसलिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसकी जो ये फिज़ है ना, जो इसकी ये बेसिकली इसमें जो ये गैस होती है, इसी की वजह से ये क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा देर के लिए ये कैन खुला रह जाएगा और इसकी ये गैस बिल्कुल इसमें से निकल जाएगी, फिज़ ख़त्म हो जाएगी बेसिकली, तो फिर इसका सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अगर आपके पास ये क्लब सोडा या सोडा वाटर जिसको हम कहते हैं, अगर ये ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी ब्रांड की जो लीमू के फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सुनने में लगेगा कि वो तो मीठी लगेगी, नहीं, गोलगप्पों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किस्म की चीज़ों में, उससे भी बहुत अच्छा सा फिज़ बनता है। अच्छा, नाउ आई हैव टू सी
कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी थिक है। इतनी होनी चाहिए कि इसमें जो चिकन है वो अच्छी सी कोट हो जाए। एंड सी नाउ आवर बैटर इज़ रेडी अगेन फॉर बेस्ट रिजल्ट। जितना चिल आपका ये सोडा वाटर होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनेंगे आपके चिकन टिक्का पकौड़े। अब मैं करती ये हूँ, सबसे पहले ऑयल को करेंगे चेक एंड ऑयल परफेक्टली है गरम। अच्छा मैं करूँगी ये जल्दी हमारा ऑयल हो गया है गरम, तो आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी बिकॉज़ अब इस चिकन को हमें पकाना भी है। फ़िलहाल मैं बंद कर रही हूँ आंच को ताकि ये अंदर से अच्छी सी गल जाए। और अब मेन काम होगा जनाब स्टार्ट। यू हैव टू चेक कि चिकन जो है वो पूरी कोट हो जाए। सी पूरी कोट हो जानी चाहिए। अगर ये पूरी कोट नहीं होगी तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये पूरी कोट हो गई है एंड इसको हम करेंगे फ्राई क्रिस्पी क्रिस्पी। ऑयल मैंने बाय द वे फ्लेम जो है वो मैंने बंद कर दिया है। एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू वेट फॉर अ बिट। थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे इस बात का कि ये जो ऑयल है ना ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि वरना चिकन जो है ये फिर अंदर तक गलेगी नहीं एंड देन यू वुडंट लाइक इट। सही ये खस्तगी जो है ना इनकी, ये क्लब सोडा से बहुत ही मज़ेदार सी आपको फील होगी। अच्छा सेम रेसिपी के साथ बाय द वे आप आलू के भी पकौड़े बना सकते हैं, यानी कि आप इस बेसन में जो है वो ये सोडा वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स गोना बी रियली रियली क्रिस्पी एंड क्रंची। अब मैं आंच इसकी दोबारा से ऑन कर दूँगी। अच्छा ये छोटे छोटे से अंदाज़े होते हैं कि अगर आप कम तेल इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि क्वांटिटी तेल की कम इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली रियली बेनिफिशियल। तो जल्दी से फिर आप अफ्तार का काम कर सकते हैं। ये हमारे बाकी के चिकन टिक्का पकौड़े भी हो रहे हैं रेडी। एक और ट्विस्ट कर सकते हैं बाय द वे आप इसमें कि जब आप चिकन को मैरिनेट करें ना उससे पहले और उसके बाद में भी वैसे तो आप इस पर कोयला लगा के रख सकते हैं, यानी कि कोयले की इसको आप धुनी दे सकते हैं। इस तरह से जो इसका बैटर है ऊपर का उसमें मैंने कोई मिर्च मसाले ज़ीरा धनिया ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं की है। बस बहुत ज़्यादा ना इसको हम क्राउडेड नहीं करेंगे। एक प्लेट में लाऊंगी और उस प्लेट में जो पहले से हमने ऐड किए हुए हैं ये 3 अदद पकौड़े ये हम कर देंगे शामिल, ऐड कर देंगे इसमें हमारे क्रिस्पी से क्रंची से। वी आर गोना कीप देम हियर और थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा इस स्टेज पे बार बार ना टर्न नहीं करना। अगर बार बार टर्न करेंगे तो वो जो उसका ऊपर का बैटर है वो दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज़ कि अगर आप चिकन टिक्का या किसी भी फ्लेवर के चिकन के पकौड़े बना रहे हैं तो अगर आप थाई पीस यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी होगी उसकी गलावट। और यहाँ पे तो हम मीडियम या फिर हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। अरशद हमारे साथ है लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अरशद साहब क्या कहना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? जी मैंने ये पूछना था कि ये आपने जो रेसिपी बताई है ये मैंने अभी देखी है, मुझे प्लीज़ काइंडली शुरू से बताइए। ठीक है अभी बता देती हूँ, नॉट एन इशू। और कोई फरमाइश, कोई सवाल? और बस ये देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस बता भी दें। ठीक है अभी बता देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा चिकन टिक्का पकौड़े आज हम बना रहे हैं। वेरी सिंपल वेरी बेसिक रेसिपी बट इट्स डिलिशियस और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं अगर आप इसको सोडा वाटर के साथ बनाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने 500 ग्राम चिकन ले ली, उसको मैंने बोनलेस छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया। ज़्यादा बड़ा नहीं काटिएगा वरना गलेगी नहीं। चिकन टिक्का मसाला मैंने उसमें शामिल किया तकरीबन 3 से 4 भर के खाने के चमचे। आप किसी ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया 1 टीस्पून के बराबर, 2 खाने के चमचे दही, अच्छा सा उसको मैंने कर लिया मैरिनेट। अगर दही ना हो तो आप दूध या क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, दूध या फिर बालाई, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा आइडियली प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसको 4 घंटे मैरिनेशन के दें, 2 घंटे दें, 4 घंटे दें, ओवरनाइट दें। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे चिकन को उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी चिकन।
लेकिन क्योंकि एज़ यू नो कि हमारे पास वक्त की कमी होती है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम नहीं दिया। फिर हमने बेसन घोला और बेसन में हमने पानी की बजाय क्लब सोडा का इस्तेमाल किया, यानी कि सोडा वाटर का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठंडा ठंडा, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता बने। फ़िलहाल मैं इनको इस प्लेट में निकाल रही हूँ और बाद में हम इनको हमारी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अगेन अ टिप फॉर यू कि हमने जो है वो आंच कर दी है अभी बंद, और ये जो बाकी के हमारे पकौड़े हैं इनको भी हम करेंगे फ्राई। फ़िश के साथ बना सकते हैं बिल्कुल आप। अच्छा, फ़िश को ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम टाइम के लिए अगर आप फ़िश को मैरिनेट करें, लिटरली 10 मिनट्स आर इनफ। और मछली का, फ़िश का मज़ा भी तभी आता है जब आप उसको कम मैरिनेट करें, ताकि उसमें उसकी अपनी महक हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो किसी भी सीजनिंग को अब्जॉर्ब करती है। अगेन ओवर क्राउडेड नहीं करना। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन नॉन स्टिक पैन्स, क्योंकि इसमें जो है ना वो काम आपका कम तेल में हो जाता है। दोबारा से मैं फ्लेम यहाँ पे करूँगी ऑन और इनको हम होने देंगे फ्राई। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप सेम रेसिपी को मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो चिकन टिक्का टेम्पुरास कहलाएंगे, चिकन टिक्का पकौड़ास नहीं कहलाएंगे। और उसके बाद फिर आप उसको किसी भी चटनी के साथ टॉस कर सकते हैं। और यहाँ पर आंच दोबारा से मैं करूँगी हल्की, टर्न करेंगे इनको। बैटर को ना इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा, बिकॉज कुछ पकौड़े ऐसे होते हैं कि आपको लगता है वो अंदर तक गले नहीं हैं। ये तो फिर भी चिकन के हैं। जो सिर्फ मिक्स पकौड़े होते हैं वो भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है रियली रियली हैवी। वाई? बिकॉज बैटर बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हो जाता है। प्लस अगर कभी ऐसा हो जाए रमज़ान के महीने में कि आपके पास बेसन ख़त्म हो जाए और पकौड़ों का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, तो किसी दिन आप मूंग की दाल को भिगो के उसके पकौड़े बना सकते हैं, किसी दिन आप माश की दाल के पकौड़े बना सकते हैं। बट द बेस्ट 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 रिज़ल्ट इज़ विद मूंग की दाल, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। और यहाँ पे इनको भी हम करेंगे फ्राई। अच्छा, इसके साथ आप सोंठ की चटनी सर्व कर सकते हैं, इसके साथ आप कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है उसके साथ बनी हुई चटनी सर्व कर सकते हैं। बट व्हाट आई पर्सनली थिंक, लोग अक्सर कहते हैं कि जी पकौड़े का मज़ा चटनी के साथ आता है। थोड़ा सा आई डिसएग्री, क्योंकि पकौड़े हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्पाइसी और इतने मसालेदार होते हैं दैट मे बी समटाइम्स जस्ट वांट टू गो विद केचप और जस्ट सॉस जो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली ना हो। और कल जो है वो आगा साहब से भी बात हो रही थी इसी बारे में कि जब आप पकौड़े का सोचते हैं कि पकौड़े हमारे यहाँ बनते क्यों हैं, तो एक्चुअली चना जो होता है इट्स ऑल प्रोटीन एंड इट कैन एब्जॉर्ब थिंग्स वेरी इजीली। तो ये भी एक रीज़न होती है कि बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, और ज़रा हेल्दी तरीके से भी बेसन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद चिकन टिक्का पकौड़ों को करेंगे फ्राई कम आंच के साथ। अगेन मैं आंच कर दूँगी बिल्कुल हल्की। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल टेम्पुरास भी आप बना सकते हैं, आलू के साथ, शिमला मिर्च के साथ, प्याज के साथ। और कल हमारे घर में बाय द वे बने थे अनियन रिंग्स, एंड व्हेन आई वेंट बैक होम तो आई एट दोज अनियन रिंग्स, और वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कोशिश करें कि अभी ज़रा हम पकौड़े, समोसे और इन सारी चीज़ों से निकल के कुछ डिफरेंट करें। पकौड़े भी बनाने हैं तो चिकन टिक्का पकौड़े बना लिए, या फिर किसी नई चीज़ के पकौड़े बना लिए। गोभी के पकौड़े बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, वो किसी दिन आपने बना लिए। सो जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक फ्रॉम पकौड़े एंड समोसे, टिपिकल पकौड़े एंड समोसे। यहाँ पे हाथ में कर लूँगी साफ़, आंच कर लूँगी थोड़ी सी कम। और आप लोग अफ्तार में ऐसा क्या अलग बनाते हैं जो आपकी कोई स्पेशलिटी हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे आंच जो है वो हमारी एज़ यू कैन सी कि काफ़ी जो है वो तेज़ हो गई थी, बट आई हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छे से गल जाएं। अच्छा, एक और काम कर सकती हैं जो कि मैं तो करूँगी कि जब मैं सारे पकौड़ों को खाने के लिए सर्व कर दूँगी ना, तो उस वक्त मैं क्या करूँगी कि गरम गरम तेल में सारे पकौड़े ऐड करके जस्ट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स आपने निकाल लेने हैं, ताकि वो दोबारा से खस्ता हो जाए। ठंडे होने की वजह से वो सॉफ्ट ना हो दोबारा से। ये भी बड़ी अच्छी टिप है कि ठीक है, चीज़ों को फ्राई करने के लिए टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन री फ्राई करने के लिए टाइम नहीं लगता।
ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनको हम करेंगे गार्निश और इसके साथ साथ एक मज़ेदार सी ठंडाई बनाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार मज़ेदार से खाने आज हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन टिक्का पकौड़े जो हमने सोडा वाटर के साथ बनाए थे हो चुके हैं तैयार। इनको करेंगे सर्व और फिर हमारी दूसरी रेसिपी की जानिब हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पकौड़े हैं इनको हम सबको खस्ता खस्ता सा टेस्ट कर देंगे हमारे सर्विंग प्लेटर पे, with some salad leaves, with some खीरा, with some टमाटर और ये हम प्लेस कर देंगे सारे। अच्छा जी, ये हो गया एक काम। मैंने यहाँ पे पार्सली रखा हुआ है गार्निश करने के लिए और इस पार्सली को यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी से निकाल कर हम कर देंगे गार्निश। एंड बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में हम इसमें ऐड करेंगे सम केचप एंड देयर यू गो। इसको अब हम प्लेस कर देते हैं हमारे दस्तरखान पे ताकि इसके अच्छे से आप लोग शॉट्स देख सकें। एंड देयर यू गो। यप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी ठंडाई की जानिब जो हमारी दूसरी रेसिपी है। ठंडाई जो है वो हम बना रहे हैं जामे शीरी से। इसमें आप आइसक्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें आप रबड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इट्स रियली रियली हेल्दी और साथ साथ रिफ्रेशिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे काजू। काजू हमने तकरीबन इस्तेमाल किए हैं 2 खाने के चमचे के बराबर और उसका हमने चूरा करके रख लिया है। इसके साथ साथ जो है वो बादाम का भी मैंने छिलका हटा के रखा हुआ था, इस बादाम का भी चूरा करना है आपने। इसके साथ साथ 4 मगज़ आपने इस्तेमाल करने, 2 खाने के चमचे भर के जो 4 मगज़ होते हैं ना, जो इसमें खरबूजे का बीज भी होता है, जिसमें बहुत सारे और 3 किस्म के बीज होते हैं, तो वो भी हमने इस्तेमाल किए। साथ में इलायची के बीज का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे। पिस्ते इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जा रही है जो कि है गुलकंद, जो पान में शामिल होता है ना, वो गुलकंद इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके मज़े की जो है वो गुलाब वाली खुशबू आए। रबड़ी का हम इसमें करेंगे इस्तेमाल और इसमें जाएगा दूध। साथ में इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जामे शीरी। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे मेवा जाते हैं ना उनको हम ऐड कर देंगे हमारे ग्राइंडर में। ये हम कर देंगे शामिल, जिसमें बादाम है, जिसमें काजू है और जिसमें 4 मगज़ हैं। ऑल्दो हमने इनको पहले से पाउडर करके रखा हुआ है, लेकिन और ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आपस में इनका फ्लेवर कंबाइन हो जाएगा। पिस्ते मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 7 से 8 और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं करूँगी ग्राइंड। मेक श्योर कि बिल्कुल जितना ज़्यादा आप इसको पाउडर कर सकते हैं उतना ज़्यादा पाउडर कर लें। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो दूध के साथ पकेंगी नहीं, तो जब वो दूध के साथ पकेंगी नहीं तो इससे ज़्यादा जो है वो चूरा होंगी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ के हम इसको बना रहे हैं, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, लेकिन जब हमें इसे सर्व करना होगा ना उसी वक्त हम इसको दोबारा चलाएंगे, बिकॉज सारे जो मेवे हैं उस वक्त वो नीचे बैठ चुके होंगे। तो हम करेंगे ये कि बादाम, काजू एंड जितने हमारे 4 मगज़ हैं ये हम कर देंगे शामिल हमारे जग में, लाइक दिस। थोड़ा सा ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा, बाकी मैं ऊपर से सर्विंग के लिए इसमें करूँगी शामिल। देयर यू गो। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे दूध। खुला दूध अगर इस्तेमाल करें जिसमें बालाई भी होती है तो उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज यू विश। एंड बहुत सारी इसमें जाएगी 1 पाव के बराबर रबड़ी। रबड़ी ना हो, कोई मिठाई अगर बची हुई हो जो दूध वाली मिठाई होती है, यानी कि बर्फ़ी हो गई, कलाकंद हो गया, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे करेंगे मिक्स। वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो रबड़ी है, दूध है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर।
बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इसमें हम आखिर में शामिल कर रहे हैं जामे शीरी, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर शामिल करते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद इसमें मेन इंग्रेडिएंट शामिल होंगे, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बना चुके हैं एक हमारी पहली डिश जो कि है चिकन टिक्का पकौड़े, क्रिस्पी क्रंची से। और अब हम बना रहे हैं ठंडाई। अच्छा, ठंडाई के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने दूध लिया 2 कप के बराबर। खुला दूध लें बालाई के साथ, दैट इज़ द बेस्ट, वरना आप कोई डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 खाने के चमचे भर के जो बादाम होते हैं उसका पहले छिलका उतारा, फिर उसके बाद जो है वो ग्राइंड किया, वो इस्तेमाल किए। 4 मगज़ इसमें इस्तेमाल किए। साथ में मैंने इसमें इस्तेमाल किए काजू का छिलका उतारने की ऑब्वियसली कोई ज़रूरत ही नहीं होती, तो उसको जो है वो एज़ इट इज़ हमने कर दिया ग्राइंड। अच्छा, यहाँ पे अब हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे अब वॉल्स की वनीला आइसक्रीम, और इससे एक बहुत ही मिल्की सा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे गुलकंद, ये आपको किसी भी पान वाले से मिल जाएगा। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे जामे शीरी, क्योंकि जामे शीरी के बारे में आप सबको ये पता है कि खालिस अरकियात से तैयार किया गया है, और ये हम शामिल कर देंगे भर के 4 खाने के चमचे। आई एम श्योर कि आपको अभी लग रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा जो है वो मीठा हो जाएगा। एक्चुअली अभी मैं इसमें बर्फ़ भी शामिल करूँगी, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपरली अब इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट आई एम गोना डू कि हम इसमें ये बर्फ़ कर देते हैं शामिल। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। और अच्छा है कि जब तक अफ्तार होगा वो आधी से ज़्यादा जो है वो पिघल भी चुकी होगी। सो ये मैं कर दूँगी शामिल, एंड देयर यू गो। अच्छा सा अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, और चाहें तो आप एज़ इट इज़ इसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो क्यों ना आज मैं एक काम करूं कि मैं इसको करूं अच्छा सा क्लीन, और इसी पे मैं सर्विंग करके भी दिखाती हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू कि इसको अच्छा सा हम कर देंगे सर्व। इसी तरह से ये ग्लासेस में यहाँ से हटा देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारी होगी आपसे मुलाकात। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में अब आप देख सकेंगे हमारा सेगमेंट जो कि है तिब्बे नबी, जिसमें आज हम बात करेंगे पानी के हवाले से। इससे पहले कि इस बारे में डिस्कस किया जाए कि पानी कितना अहम है सेहत के लिए, रोज़े की हालत में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अफ्तार हमें ऐसा फील होता है जैसे हम डिहाइड्रेट हो गए हैं। किस तरह से इस डिहाइड्रेशन से बचा जाए, बिल्कुल आपको बताएंगे। सबसे पहले क्यों ना आज हम शेयर करें आपके साथ पानी के 10 फ़वाइद। जी हाँ, पानी एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ तब पीते हैं जब प्यास लगती है। यूर लाइक अच्छा चले प्यास लग रही है तो चले पानी पी लेते हैं, वरना वैसे इसका क्या फ़ायदा होगा। तो पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ कि पानी आप में एनर्जी लेके आता है, ताकत लेके आता है, क़ुव्वत लेके आता है। बिकॉज आपको पता है जब मेजॉरिटी ऑफ योर ब्रेन, जो आपका दिमाग है, वो आधे से ज़्यादा पानी से बना हुआ है। तो जब तक फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा नहीं होगा, जब तक पानी ब्रेन तक प्रॉपर्ली पहुँचेगा नहीं, तब तक उसकी प्रोसेसिंग सही तरीके से कैसे होगी। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा, और वो है जनाब वेट लॉस एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल, पानी जब हम पीते हैं तो पानी पीने के बाद हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फुल महसूस करते हैं, नंबर 1। इसके साथ साथ वाइटैलिटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। जब हमारे अंदर एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है तब हम अपने काम काज जो है वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ करेंगे, तो वो कैलोरी भी उससे जो है वो कम होगी, और फैट्स भी बहुत ज़्यादा हद तक डिस्पोज हो पाते हैं आसानी से व्हेन यू टेक वाटर। साथ में हमारी बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिन्स होती हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनको बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लश आउट कर देती है, मगर कुछ ऐसे हैं
हैं जो कि हमारे बेइंतहा ओवर ईटिंग की वजह से है कि फिर वो हमारी बॉडी के बस का काम नहीं रहता और हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपके कॉम्प्लेक्शन को और ज़्यादा निखारता है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखता है। एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि जो लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको बीमारियाँ कम लगती हैं, जैसे कि फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तो उनकी जो एक इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है बेसिकली। सर दर्द से बचाता है बिल्कुल, जब आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो सर दर्द में बहुत हद तक जो है वो कमी देखी गई है। क्रैम्प्स और स्प्रेन से भी बचाता है। आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैं एक जगह काम करती थी, तकरीबन 7-8 घंटे का वो काम होता था और लगातार होता था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, सम बनानाज एंड पानी। इसका जब मैं इस्तेमाल करती थी तो ना क्रैम्प्स पड़ते थे, ना स्प्रेन्स की कोई शिकायत होती थी। और एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि चीज़ स्प्रेन हो गया, मोच आ गई, उसके भी ज़्यादा चांसेस है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो। इसके साथ साथ कमर के दर्द से आपको बचाता है पानी का ज़्यादा इंटेक। दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और सबसे अच्छी बात, आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन ये तो खैर एक जिस्ट थी। एक्चुअल और बहुत सारे फ़ायदे आपको बताएंगे पानी के हमारे एक्सपर्ट हैं, आप सबके फेवरेट हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी का इस्तेमाल हम कैसे करें? अफ्तार के बाद और सहरी के दरमियान इतना सा टाइम होता है, तो पानी कैसे पिए हम 2-2 लीटर? देखिए ऐसा है कि आपने माशाल्लाह इतने सारे फ़वाइद गिनवाए, मैं हैरान हो रहा था कि कितनी यानी हमारी हेल्थ और हमारी नेचर से कितनी करीब बातें थी। ट्रू। पानी की कमी की वजह से जो सबसे पहला नुकसान होता है वो ये कि जो ब्लड हमारे जिस्म के छोटे छोटे सेल्स में पहुंचना होता है, उसके अंदर जो एक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। सही। जब वो स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर ऑटोमेटिकली वीकनेस बढ़ जाएगी, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो आइज़ में हो, चाहे वो जिस्म के किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है। अच्छा, इससे हट करके पानी की कमी की वजह से सबसे बड़ी बात ये कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। Absolutely. और तिब्बे यूनानी ये कहती है कि कॉन्स्टिपेशन 70 बीमारियों की माँ है। यानी अगर पानी का इंटेक आपने अच्छा कर लिया, आप कॉन्स्टिपेशन और ऐसे डाइजेस्टिव इशू से बच गए तो बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच गए। आपने एक जुमला और कहा कि ये एंटी टॉक्सिन है, बॉडी की टॉक्सिन्स को निकालता है। देखिए, अब टॉक्सिन निकलने के 3 जरिए हैं, या तो स्टूल है, या यूरिन है, या पसीना है। सही। और अगर पानी की कमी होगी तो पसीना नहीं आएगा, और पसीना अगर कम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म के टॉक्सिन बॉडी में रहेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि पानी की कमी की वजह से अगर पसीना नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली आपके जो छोटे छोटे सेल्स हैं, जो ऑयली स्किन जिसको हम लोग आमतौर पर लोग कहते हैं, ऑयली स्किन ईस्ट का तोहफा है, पसीना नहीं आएगा, आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। ओके। और जिन लोगों को पसीना नहीं आता या जिन लोगों का पसीना बहुत कम होता है, उन लोगों के चेहरे पर, उनके जिस्म पे झुर्रियाँ सबसे पहले पड़ती हैं, बहुत जल्दी। इवन 40-45 साल की उम्र में उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पानी का इस्तेमाल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आपने फरमाया कि इफ्तार से लेकर सहर तक हम कैसे करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि हम बड़े आराम से लेकर 10 से लेकर 11 ग्लास 12 ग्लास बहुत आराम से पी सकते हैं। यानी जब हम अफ्तार करें तो जो हमारे सारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं उस पर थोड़ा सा ज़रा हल्का हाथ रखें, और पानी का इस्तेमाल अगर हम 2 ग्लास पिएँ अफ्तार में तो इज़ दैट इनफ, या ज़्यादा है अफ्तार के हिसाब से फ़ौरन जब अफ्तार हो? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि नॉर्मल आदमी जो है ना, वो 2 से 3 ग्लास पानी तो पी ही लेता है। सही। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मुझे बड़ी वाज़ेह तौर पे कहनी है, वो ये कि आमतौर पर लोग ये करते हैं कि इफ्तार कर रहे होते हैं तो दूध सोडा मिला के पी लेते हैं। दूध सोडा हमारे यहाँ भी आसपास लोग पी रहे हैं जी। तो ये बात तय कर लें कि जो सोडा है ये कार्बोनेटेड वाटर है। सही। ये कार्बोनेटेड वाटर अगर हमने दूध में मिला लिया तो दूध का जो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होना है वो कार्बोनेटेड वाटर मज़ीद कम कर देगा। सही सही। जब ये मज़ीद कम करेगा तो हमारे जिस्म में जो बैलेंस है कैल्शियम का वो कम हो जाएगा। ठीक है। जब कैल्शियम का बैलेंस कम होगा तो इस कैल्शियम को पूरा करने के लिए बॉडी को जब कैल्शियम चाहिए तो वो ऑर्डर मिलेगा जी हड्डियों से निकाल दो। यानी एक्चुअली बहुत ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी बीमारियां इससे होने का चांस है। यस। तो मैं असल में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, वो लोग जो कहते हैं ना जी मुझसे तो खाना खाया ही नहीं जाता बगैर कोल्ड ड्रिंक के,
भाई पानी पी लीजिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ खुद ब खुद जा रहे हैं। बिल्कुल। और आगा साहब वो इसको काउंट करते हैं कि अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि आप पानी आपने कितना पिया है, वो बोलेंगे पानी तो मैंने 2 ग्लास पिया है, उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी है, चाय पी है या कोल्ड ड्रिंक पी है, वो उसको पानी में काउंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा, वजाहत की। ये वजाहत होनी ज़रूरी है कि पानी पानी है। कोल्ड ड्रिंक को हम पानी की सूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कावा जो है वो पानी की सूरत में हो सकता है, वो हमारी ड्रिंक्स में आएगा, ड्रिंक्स में ऐड होगा। ठीक है जी, नरेश हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। नरेश, क्या पूछना चाहेंगे? आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आगा साहब, डायबिटीज के बारे में पूछना था, ये कम नहीं हो रही है। डायबिटीज के बारे में, ठीक है। आप दवा खा रहे हैं कोई? इंसुलिन डिपेंडेंट है। इंसुलिन डिपेंडेंट है वो? इंसुलिन डिपेंडेंट है। टेस्ट कितने दिनों में करते हैं? हर 2-3 दिन बाद करते हैं टेस्ट। अच्छा, मैं अभी ठीक है, आपको अभी जवाब मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आगा साहब। देखिए, इंसुलिन डायबिटीज़ का आखिरी इलाज है। सही। अगर आखिरी इलाज के साथ भी आप गेम प्ले कर रहे हैं तो आप बुरा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नीड आपकी डोज होनी चाहिए। अगर आपकी नीड के मुताबिक आपकी डोज नहीं है तो फिर HbA1c आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। शुगर के जितने नुकसानात हैं आपको हो रहे होंगे और उस इंसुलिन का कोई फ़ायदा नहीं। इंसुलिन की डोजेज मैनेजमेंट इज़ द साइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि इंसुलिन की डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ठीक नहीं है, बहुत सारे मसाइल आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है जनाब। मेरी दरख्वास्त इतनी थी नरेश साहब से कि वो इंसुलिन की जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करें, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो आप इस तरह करें कि टेस्ट करें, लिखें आपने क्या खाया था, कितने यूनिट लिए थे, कितने यूनिट लेने के बाद अब कितनी है, ये आप रोज़ाना का टेबल बनाएं। 10 दिन बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इंसुलिन की डोज कितनी बढ़ानी है। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पे आगा साहब से पूछना भी चाहूँगी इसी हवाले से आगा साहब, कि अक्सर लोग हमने देखा है जिनको डायबिटीज़ होता है, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ब्लड शुगर लेवल अभी हमारा सही है, लेकिन ये एक स्टेट है, बीमारी से भी ज़्यादा अगर हम ये कहें कि एक स्टेट है, और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखा तो खुदा ना खास्ता आपका कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, तो इसको सीरियसली लें। डायबिटीज़ में सिर्फ एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी डायबिटीज़ की वजह से एक नर्व जो है वो डैमेज हो रहा है। अब वो नर्व कौन सा डैमेज हो रहा है ये किसी को नहीं पता। सही। चाहे वो पैर का हो रहा है, चाहे वो गुर्दे का हो रहा है, चाहे वो आँख का हो रहा है, चाहे वो जिस्म के किसी और चीज़ का हो रहा है। डायबिटिक जो है न्यूरोपैथी, ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन बीमारी है। सही। तो ज़रूर इसका ख्याल रखें। अब पानी की तरफ आते हैं आगा साहब कि पानी पीने के आदाब क्या है। अक्सर हम हमेशा जो है वो सुनते हैं कि जी बैठ के पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, लेकिन इसकी क्या फ़ायदा है? मैं अपना जुमला फिर पहले दोहराऊंगा, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। खालिक कायनात से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसने क्या बनाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से बेहतर दुनिया में कोई हिदायत हो नहीं सकती। अब हिदायत क्या है? आपको पानी पीना है, आप उठाइए, ग्लास उठाइए, गट 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 पानी पी लीजिए, पानी प्यास आपकी बुझ जाएगी नहीं। आप थोड़ा सा बैठ जाइए, पहला घूंट छोटा लीजिए, दूसरा घूंट कुछ बड़ा लीजिए, और तीसरे घूंट से आप अपनी प्यास बुझाइए। फ़र्क क्या हुआ? ये तो हुक्म है, मैंने हुक्म की तामील कर ली, वो बात ख़त्म हो गई, मुझे सुन्नत का सवाब मिल गया, वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ तिब की। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स को प्यास लग रही है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, और जो सांस की जो हमारी ईसोफेगस है, ग़िज़ा की नाली है, ड्राई हो रही है। पहला घूंट जब आप छोटा लेंगे तो वो पूरी नाली तर हो जाएगी, सही, वेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप दूसरा घूंट लेंगे जो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो उस गैप को बना देगा, और तीसरे घूंट से आप अपना प्यास बुझा लीजिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला घूंट छोटा, दूसरा घूंट कंपैरेटिवली बड़ा, और तीसरे घूंट से आप अपनी प्यास बुझाइए। आपने सुन्नत पे भी अमल कर लिया और पानी पीने का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल कर लिया। एब्सोल्युटली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के बारे में हम बोलते हैं कि जी 8 ग्लास, ये तमाम सवालात हम आगा साहब से करेंगे कि क्या हर इंसान को 8 ग्लास पीने चाहिए, या डिपेंड करता है कि भाई वो कितनी मेहनत मुशक्कत कर रहा है, कितनी स्वेटिंग उसको हो रही है, एज क्या है, हाइट क्या है, सब जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप जल्दी से वापस आ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं रोज़े और पानी के हवाले से। तो आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक सवाल जो कि मुझे लगता है आप सब इससे कनेक्ट कर पाएंगे, वो सवाल ये है आगा साहब कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो पानी तो हम पीते हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है यख ठंडा पानी। इसके बारे में आपसे जानेंगे कि यख ठंडा पानी पीना चाहिए या रूम टेम्परेचर या फिर जो है वो कोसा पानी पीना चाहिए। लेकिन कॉलर हमारे साथ है, उनसे पहले करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जाहिद बोल रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तकरीबन 2 साल से ना मुझे की वजह से बाइंग दिखने में बहुत दर्द रहता है। आपको सॉरी, आप चला भी नहीं जाता और सोते हुए भी दर्द होती है पूरी टाइम में। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ सही से समझ नहीं आ रही है। आपकी टीवी का वॉल्यूम म्यूट है? म्यूट है, मैं तो साइड पे लेके बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट के आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपको चलने में दिक्कत होती है, इज दैट? मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। आगा साहब तो कोई सवाल करना चाहेंगे? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगा साहब जवाब देते हैं। जी आगा साहब, यूरिक एसिड हाई है तो क्या? देखिए, यूरिक एसिड आम तौर पर हमारे जिस्म में हड्डियों में जमा होता है आराम की सूरत में। सही, ये मतलब बहुत टिपिकल जुमला में बोल रहा हूँ। आराम की सूरत में यूरिक एसिड हड्डियों में जमा होता है। आराम के बाद पहला कदम शदीद तकलीफ़ का होगा। जितना लंबा आराम होगा पहला कदम उतना ही तकलीफ़ का होगा। सही। यानी आप सोकर उठें तो पहला कदम ऐसा लगेगा ज़ख़म भरे हुए हैं। जब आप मूव करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। ओके। आप 1 घंटा बैठकर खड़े हुए हैं, पहला कदम तकलीफ़ का होगा, वो शिद्दत नहीं होगी। सही। तो यूरिक एसिड बुनियादी तौर पर हमारी हड्डियों में सुकून की हालत में जमा होता है, अदरवाइज मूव करता है। सही। यूरिक एसिड आम तौर पर रेड गोश्त में और दालों में होता है। अगर रेड गोश्त और दालों का इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये कम हो सकता है। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल बात आपसे अर्ज़ करूँ। आम तौर पर जो हमारे यहाँ नॉर्मल रेंज लिखी हुई है वो मेल के लिए लिखी है 7.3 और फीमेल के लिए लिखी है 5.6 और 6.1 तकरीबन। मैं आपसे करूं कि मर्दों में पाकिस्तान में दर्द 5.5 पे शुरू होता है और औरतों में 4.5 पे शुरू हो जाता है। ओके। अब जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो रिपोर्ट में जो टेक्निकली रिपोर्ट कह रही है वो तो नॉर्मल कह रही है, लेकिन पेन यूरिक एसिड का हो रहा है। अच्छा। इसलिए कि जो आदात और जो खाना यूरोप का है या अमेरिका का है, हमारा वो नहीं है। सही। हम जो चीज़ें वो खाते हैं वो हम नहीं खाते। तो हमारे स्टैंडर्ड्स में और उनके स्टैंडर्ड में फ़र्क है। हम उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम बहुत सारे लोगों को एक नई मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। दर्द यूरिक एसिड का हो रहा होता है लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल होती है, वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं कि फिर क्यों दर्द हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने आगा साहब। इसका मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोअर साइड पे ही रहे हमारा यूरिक एसिड। 5.5 पे मेल में पेन शुरू हो जाएगा, 4.5 में फीमेल में पेन शुरू हो जाएगा। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसका इलाज यही है कि आप प्रोटीन से थोड़ा सा गुरेज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने किडनीज़ को हिफाजत के लिए वो वाली सब्जियां जिनमें आयरन होता है, जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। पानी की तरफ हम दोबारा आते हैं। जो मेरा एक सवाल था और मेरे जैसे ही मैं आपसे सवाल करने लगती हूँ कॉलर हमारे साथ आ जाते हैं, तो पहले कॉलर का सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जेलम से ताहिर महमूद बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब से? मैडम ये है कि 2-3 माह से मुझे छोटा ख्याल जो है ना रुक के आता है। 2-3 माह से? नहीं आता है। 2-3 माह से छोटा ख्याल जो है ना वो रुक के आता है। अच्छा, ठीक है। दर्द भी आता है। आपने तो मैंने डॉक्टर साहब वगैरह से काफी दफा दवाई वगैरह ली है। उन्होंने कहा है कि आपको इन्फेक्शन है, ये वजह। ठीक है। तो आज चौथा रोजा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैं वो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से मेरा पेशाब निकला तो रोजा भी मेरा टूट गया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने टेस्ट क्या क्या करवाए हैं? टेस्ट चल रहा है, पेशाब का टेस्ट करवाया था। अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, कोई एक्सरे करवाया? अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने दिखा इन्फेक्शन है और कोई चीज़ नहीं इसके अंदर। अच्छा, आपकी मेहरबानी होगी, आप एक्सरे दोबारा कराइए, एक्सरे कराइए, नॉट अल्ट्रासाउंड।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आई थिंक आगा साहब ये जो कह रही हैं इसका ताल्लुक यूटीआई से भी हो सकता है, तो अगर ट्रीट ना, काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि जी अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वो आप इलाज नहीं भी करेंगे सही हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात की वजाहत करूँ। बिल्कुल। मैंने एक अजीब सी बात कही कि अल्ट्रासाउंड नहीं, आप एक्सरे कराइए। दुनिया कहती है अल्ट्रासाउंड कराओ, मैं कह रहा हूँ एक्सरे कराओ। क्यों कह रहा हूँ? बात यह है, जो ईमानदारी की बात है वो ये कि जब हम KUB करवाते हैं टेस्ट अल्ट्रासाउंड, तो किडनी यूरेटर ब्लैडर है, किडनी यूरेटर ब्लैडर, नो, किडनी और ब्लैडर आता है। यूरेटर में छोटी छोटी पथरियां अगर मौजूद भी हों तो अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आती। ओके, तो एक्सरे कराना जरूरी है। एक्सरे कराना जरूरी है, और अगर CT स्कैन कराएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फर्ज करें किडनी इन्फेक्शन इस तरह हो रहा, इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि पानी की कमी की वजह से यूरिन में प्रॉब्लम हो गई और उसके साथ में रोज़ा छोड़ना पड़ा, तो ये मेरा अपना ख्याल है कि पहले गुर्दे का इलाज कराएं, अपने रोज़े बाद में पूरे कर लें, और किसी अगर चाहें तो किसी आलिम से फतवा भी ले लें ताकि उनका दिल मसरूम। बिल्कुल, और 2-3 माह से तकलीफ में भी हैं वो, तो डेफिनेटली आप ये ज़रूर करें। जो एक सवाल था आगा साहब के, यख ठंडा पानी जो हम अफ्तार करते ही पीते हैं, तो क्या पीना चाहिए बिल्कुल ठंडा पानी? मैं एक छोटा सा सवाल पहले आपसे करूँ, बॉडी टेम्परेचर कितना नॉर्मल होना चाहिए? ये एक सवाल है कि उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आई माइट बी मिस्टेकन बट इट्स समवेयर अराउंड 98, 97, 98.5 नॉर्मल जो इंटरनेशनल लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मैं क्यों नहीं कहता उसकी वजह भी बता दूंगा। उस टेम्परेचर से नीचे आप अपने मैदे के निज़ाम को ले जा रहे हैं। जितना ठंडा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा मैदे में खराबी आएंगी। सही सही। जो कहते हैं यख पानी, बात यह है कि वो यख पानी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहा है, और बड़े हमारे जो पुराने हुक्मा हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जितना ठंडा पानी पियोगे तुम्हारी मौत उतनी ही करीब है। ओके, यानी आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीने की आदत डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल डेवलप करनी चाहिए। पूरा चाइना, अगर आप ठंडा पानी कहें तो हैरानी की शक्ल देखें आपके, अच्छा आप जहर पी लें। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आप जितना नॉर्मल पानी की आदत डालेंगे उतने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के मसाइल कम हो जाएंगे। सही, एब्सोल्युटली। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कॉलर से भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस साहिद बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब से? ये मसला है, मेरे हस्बैंड को 3 माह से तकरीबन सीने का इन्फेक्शन है, और ना उनको पता गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। उसकी वजह से उनके गले में और ना कान के पीछे साइड में बहुत दर्द रहता है, और घुटन होती है आगे पीछे, पीठ के पीछे और आगे दर्द रहता है, और तकरीबन 3 माह से इलाज कर रहे हैं लेकिन अफाका नहीं होता। इलाज तो आते रहो सही है, इलाज छोड़ो फिर वही कैफियत हो जाती है। बीबी आपने एक्सरे वगैरह करवाए हैं? एक्सरे में सीने का इन्फेक्शन आया है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगा साहब जवाब दे देते हैं। जी आगा साहब, आप देखिए, एक्सरे करवाया है, इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन जो है वो बार बार कंटिन्यू कर रहा है, रिलैप्स कर रहा है। होता क्या है कि हमने एंटीबायोटिक खा ली, वक्ती तौर पर तमाम चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन जब एंटीबायोटिक बंद हुई तो बॉडी रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्ट नहीं कर पाई, ज़्यादा वो दोबारा वापस आ गया। सही। तो उसको कंपैरेटिवली बेहतर ट्रीटमेंट के साथ ठीक करें। और मेरी दरख्वास्त ये है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हम टेलीविज़न पे इस तरह जवाब नहीं दे सकते, उसमें आपका मुआलिज आपका बेहतरीन गाइड होता है, अपने मुआलिज से रुजू कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल जी। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद डिस्कस करेंगे कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए, कैसे वी हैव टू मेक श्योर कि पानी का इंटेक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मेरे तो आज फेवरेट टॉपिक पे बात हो रही है, जो कि है पानी। पानी का इंटेक कितना ज़रूरी है, हमने आपको बताया, आगा साहब ने बताया। आगा साहब, एक सेइंग है कि जी 8 ग्लास आप पानी पिएं एंड दैट इज़ इनफ फॉर एवरीबडी। तो क्या हर इंसान को 8 ग्लास उसके लिए सफिशिएंट हो सकता है, या फिर इट डिफर्स? देखिए, कितना पसीना आप बहा रहे हैं, कितना आउटपुट है, उसी लिहाज से इनपुट करना। सही। आउटपुट प्लस 500 ml इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इनटेक। ये दुनिया भर का उसूल है।
आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड में सारा वक्त बैठे हुए हैं, एक शख्स बाहर रोड पर 50 डिग्री में रोड खोद रहा है, दोनों का रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एक जैसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम जिस ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, इस ट्रॉपिकल कंट्री के स्टैंडर्ड्स और एक यूरोपीय स्टैंडर्ड, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। तो उस रिक्वायरमेंट को अगर हम पूरा करेंगे तो ही बेहतर है। ये 8 हों या 12 हों, ये रिक्वायरमेंट पहले हम कर सकते हैं मालूम अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। जहाँ जाकर के आपका गला खुश्क हो रहा है, जहाँ पर आपको प्यास का एहसास हो रहा है, आपकी ज़रूरत पानी है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये आप खुद करके भी देख सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें पानी पीने की ज़्यादा आदत नहीं है, एक बार आदत डेवलप करके ज़बरदस्ती, दवाई भी तो खाते हैं ना ज़बरदस्ती, उसकी आदत डेवलप करके देखें और देखें कि आप कितना एनर्जेटिक फील करेंगे। और आगा साहब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें पानी नहीं पसंद, फ्लेवर, ऑब्वियसली पानी का तो कोई फ्लेवर ही नहीं होता। अब उन लोगों के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह पानी पीने की आदत डेवलप की जाए, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में? देखिए, आम तौर पर तो मैं एक चीज़ अर्ज़ करूं कि एक बड़ी वाली बोतल में, 1.5 लीटर वाली बोतल में एक खीरा बारीक बारीक काट कर डाल दें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दें, आधा नींबू डाल दें और कुछ पत्ते पुदीने के डाल दें। ये डाल करके रख दें। सारा दिन में आप कोई ऐसी 2 बोतलें यानी 3 लीटर पानी पीना है। ये पानी एज द एंटीटॉक्सिन बॉडी में काम करेगा। आप यूरिन ला करके स्टूल के साथ, पसीने के साथ आपकी बॉडी को फिट कर देगा, जिस्म के टॉक्सिन सारे निकाल देगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, तो जरूर। टेस्ट भी चेंज हो गया, ज़रूरत भी पूरी हो गई। और अगर आपने इस पानी को इस्तेमाल कर लिया तो एक ज़रूरत जो वेट कम करने की है वो भी पूरी हो गई। और जनाब खुशियाँ खुशियाँ, वेट भी कम है, आप एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब है हमारे साथ? मैं कदीर अहमद बोरा पिंडी से। जी कदीर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब? ये एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, हर किस्म की खुशबू वगैरह से, दिमाग में घूमती है, फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, खांसी शुरू हो जाती है। आप पिंडी में रहते हैं? जी पिंडी में रहते हैं। पिंडी में किस इलाके में? पिंडी ये सेंट्रल जनरल हॉस्पिटल नहीं है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब आपको जवाब देते हैं। जी आगा साहब, कोई एलर्जी? असल मैंने जानबूझ के पूछा। असल में ये वक्त पंजाब में 2 मुसीबतों का है। पहला मसला जो है वो ये है कि इस वक्त थ्रेशर लगे हुए हैं, गंदम कट रही है। सही। तो उस थ्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हवा में मौजूद है। जिस जगह की ये बात करें, इस जगह पर आमतौर पर वो थ्रेशर्स का असर नहीं आता, लेकिन इस्लामाबाद पोलन से भरा हुआ है। पोलन एलर्जी हो सकती है इनको? एलर्जी, अच्छा एलर्जी है। एलर्जी होती क्यों है? वो जो हम सांस ले रहे हैं और जो पोल्यूशन हमारी नाक में जा रहा है, क्या उस पोल्यूशन को बॉडी एक्सेप्ट कर ले या निकाले? पहले तो ये तय कर लीजिए। अगर इस पोल्यूशन को निकालना मकसूद है तो अल्लाह का निज़ाम सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि छींकें आकर के इस गंदगी को बाहर निकालेगा। आप गंदगी को रोकने के लिए एलर्जी की गोलियां खिलाएं और ये कह कर के आपको एलर्जी हो गई है तो आपने जो नए मर्ज की इब्तिदा कर दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगा साहब, बिकॉज हम देखते हैं कि कितनी सारी डिफरेंट वजूहात से जो लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, और एंटी एलर्जी हमारे लिए ऐसी है जैसे आप पानी पी रहे हैं, जैसे आप कोई फ्रूट खा रहे हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एंटी एलर्जी नहीं खानी चाहिए एंड लेट द सिम्टम्स शो। बात ये है कि अगर ये एंटी एलर्जी एलोपैथिक सिस्टम्स की बात है तो वो एलोपैथिक सिस्टम जो है वो यूरोप में और अमेरिका में भी तो है ना। वहाँ पर एंटी एलर्जी इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों नहीं है? हमारे कंट्री में क्यों ज़्यादा कॉमन है? बिल्कुल। अगर वही हमारे टीचर हैं तो फिर यहाँ क्यों हैं? सारी चीज़ें उल्टी क्यों हैं? यहाँ एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा क्यों है? यहाँ एंटी एलर्जी इतनी ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि हम उन तमाम चीज़ों को, बेसिक्स को जो उन्होंने अब एक्सेप्ट कर ली हैं, हम उन बेसिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर सके। और उन बेसिक्स को जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें ठीक होंगी। हम बॉडी रेजिस्टेंस को बेहतर करें, हम नेचर को फॉलो करने की कोशिश करें। कभी भी ये कोशिश ना करें कि हम नेचर को डील करें, लीड करें। नो, नेचर को हमेशा फॉलो करना चाहिए, और अगर नेचर को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। जिन लोगों ने कॉल्स किया है, होप कि उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया। बहुत कम वक्त में आगा साहब की कोशिश होती है कि ज़रूर आपकी कोई ना कोई मदद जो है वो कर दी जाए। आगा साहब, एक इंसान है जो पानी नहीं पीता, आप उसको 30 सेकंड में कैसे कन्विंस करेंगे कि जनाब पानी पिया जाए?
खून का बहाव बढ़ाने के लिए अगर कोई चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो पानी है। अगर इन बारीक बारीक रगों तक खून ना पहुँचे तो ये उंगलियां मरना शुरू हो जाएंगी, इनके अंदर गैंग्रेन होना शुरू हो जाएगा। पानी इस गैंग्रेन से बचा लेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। आपकी बॉडी का हर ऑर्गन, हर पार्ट अगर आप चाहते हैं कि सही तरह से काम करें तो पानी तो मस्ट है, क्योंकि बॉडी आधी से ज़्यादा बनी हुई ही पानी से है। इसी नोट के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ कि कल भी आपसे मिलेंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे और आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।